हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए देखा जाए तो हम लोग मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास की क्लास चल रही है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत को देखा जाए तो हम लोग 5 भागों में विभाजित किए हैं। इसमें कह सकते हैं कि 5 भागों में विभाजित करने का मतलब ये है कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। कौन से ये 5 वंश थे, उनके नाम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वे 5 वंश थे। पहला देखा जाए तो गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश था और आखिरी जो था, कह सकते हैं आखिरी जो वंश था वह था लोदी वंश। लोदी वंश का जब पतन होता है तो उसके पश्चात देखा जाए तो मुगल काल का उत्थान होता है या मुगल काल का उदय होता है। इन सब के पश्चात हम लोग देखते हैं गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद गुलाम वंश को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। 3 भाग कौन-कौन से हैं, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। देखा जाए तो पहला जो होता है कुतुबी वंश होता है। कुतुबी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरे वंश की बात की जाए तो वो शमसी वंश है। कौन-सा है? शमसी वंश। शमसी वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक होते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश होते हैं। और आखिरी जो वंश है उसके बारे में जान लेते हैं। आखिरी वंश था बलबनी वंश। इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक होते हैं गियासुद्दीन बलबन। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जो कुतुबी वंश है उसका कार्यकाल कब से कब तक है। देखा जाए तो कुतुबी वंश का कार्यकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी के बीच था। और शमसी वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1211 से लेकर 1265 ईस्वी के बीच था। और जो आखिरी या उपवंश जो कह सकते हैं गुलाम वंश का आखिरी उपवंश जो था बलबनी वंश, इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1265 से लेके 1290 ईस्वी के बीच इसका कार्यकाल था। देखा जाए तो हम लोग शमसी वंश पढ़ रहे हैं। शमसी वंश के संस्थापक के कौन है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश हैं। इनके बारे में आपको काफ़ी जानकारी बता दी गई है। चलिए एक बार हम लोग कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आज वाली क्लास को आसानी से समझ आ सके और हम उसे आसानी से कनेक्ट कर सके, और ताकि जो भी हमारे पॉइंट है एक बार फिर से रिवीजन हो सके और हमें याद रह सके। चलिए कल का पॉइंट अगर बात की जाए तो कल का आपका पहला पॉइंट बताया गया था कि देखा जाए तो जो इल्तुतमिश हैं वो अपने महल के सामने 2 संगमरमर के शेरों की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। कौन से 2 शेरों की संगमरमर की मूर्तियाँ स्थापित करते हैं? ऐसा वो क्यों करते हैं? देखा जाए तो वे ऐसा इसलिए करते हैं, और उन उन दोनों शेरों के गले में उन्होंने घंटियाँ बंधवा दी। घंटियाँ बंधवाने से जाकि जो फरियादी आ सके, फरियाद करने के लिए तो उन घंटी को बजा सके, तो वो बात ये उन घंटी की आवाज़ सीधा इल्तुतमिश के कानों तक जा सके और वे उन्हें न्याय या उस फरियादी को न्याय दे सके। इस वजह से उन्होंने शेर के गले में घंटी बाँधी थी। देखा जाए तो उन्होंने ऐसा क्यों किया था? देखा जाए तो उनके राज्य में भ्रष्टाचार की अधिकता के कारण उन्होंने इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ये पद्धति अपनाई थी। क्योंकि देखा जाए तो जो जैसे उनके साम्राज्य में किसी चीज़ में लगान या आप कह सकते हैं कि कर के अधिक लेने की वजह से जो ग्रामीण होते थे वो उनके पास नहीं आ पाते थे। इसी वजह से उन्होंने ये पद्धति अपनाई ताकि वे रास्ते पे रह के उन शेरों के गले की घंटी को बजा सकें, उन गले को घंटी को हिला सकें और राजा उन्हें न्याय दे सकते हैं, और इससे वे अपने राज्य में एक सामंजस्य, इन राजा और प्रजा के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई, और इससे उनके साम्राज्य में भ्रष्टाचार की भी कमी आएगी। और दूसरा पॉइंट आपको बताया गया था, इल्तुतमिश ने अपने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नियुक्त किए थे। देखा जाए तो काजी और अमीरदाद कौन होते हैं? अगर इनकी बात की जाए तो काजी और अमीरदाद की देखा जाए तो ये इस्लामिक न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? इस्लामिक न्यायाधीश, या वर्तमान समय में जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि ये इस्लाम के अनुसार जो उनके वैवाहिक है, विवाह कराना, तलाक देना या विरासत या अन्य संबंधित धार्मिक मामले, वो काजी काजी जो होता था, काजी और अमीरदाद जो होते थे, ये देखते थे। और अगला पॉइंट आपको बताया गया था, जो उस समय के खलीफा थे उनके नाम पे उन्होंने सिक्का जारी किया था। खलीफा दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इन्होंने खलीफा के नाम के सिक्का जारी किया था। क्या किया था? खलीफा के नाम के सिक्का जारी किया था। देखा जाए तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक था जिन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का जारी करते हैं। क्या? शुद्ध अरबी सिक्का जारी करते हैं। और उन्होंने 2 तरीके के सिक्के जारी किए थे, एक जीतन का था, दूसरा टंका था।
अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जीतन किसका बना होता था और टंका किस धातु के ये दोनों सिक्के बने होते थे। अब देख लेते हैं कि कल वाली क्लास में आपको फिर बताया गया था कुछ इतिहासकार थे जो इल्तुतमिश के बारे में अपनी राय दी थी कि वे इल्तुतमिश को किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वे कौन-कौन से इतिहासकार आपको कल बताए गए थे। देखा जाए तो जो आपका पहले इतिहासकार के बारे में बताया गया डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी बताते हैं कि इल्तुतमिश जो है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता को स्थापित करने में सहायता करते हैं या इन्हीं का ही योगदान होता है। दूसरा जो थे सर वोल्जी हेग ने यहाँ तक कहा कि जो गुलाम वंश में देखा जाए तो जो गुलाम वंश में सबसे महानतम गुलामों में से एक हैं। इल्तुतमिश को सबसे महानतम गुलामों में से एक बताया। और आखिरी जो है ईश्वरी प्रसाद हैं। ईश्वरी प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि ये दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक होते हैं। किन्हें कहा? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्होंने बताया है। चलिए हम लोग इन क्लास को रिवीजन करने के बाद हम लोग आज की क्लास को देखते हैं। आज की क्लास में आपको क्या-क्या बताया जाएगा। ये जितने भी पॉइंट हैं आपको काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है या किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन हर हाल में पूछे गए होंगे। इसी वजह से इन सबको ध्यान से आप पढ़ेंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे एक-एक करके। चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट क्या लिखा? आज का क्लास की पहला पॉइंट बताया गया है कि इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने देखा जाए एकता व्यवस्था प्रारंभ की। आखिर एकता व्यवस्था होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एकता व्यवस्था की बात की जाती है। एकता व्यवस्था होती है कि एकता व्यवस्था देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था थी। क्या थी? एकता व्यवस्था क्या थी? दिल्ली सल्तनत प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था थी। देखा जाए तो प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था क्यों थी? देखा जाए तो इसमें कुछ अधिकारियों तथा कुछ सैनिकों को वेतन के बदले में भूमि का कुछ भाग दे दिया जाता था। जैसे कुछ अधिकारी होते थे और जो कुछ अधिकारी एवं जो सैनिक होते थे उन्हें वेतन के रूप में अपने भूभाग का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था। वे उस पे प्रशासन या अपना शासन करते थे और वे उस भूमि पर अपना शासन करते थे और वहाँ से भू राजस्व वसूलते थे। वो भू राजस्व वसूलते थे और उस पर शासन करते थे। और जब भी वक्त पड़ता था, जब भी सुल्तान आप कह सकते हैं कि जब भी सुल्तान को ज़रूरत पड़ती थी, किसी युद्ध में सैनिक की आवश्यकता पड़ती थी, वे जो ये अधिकारी होते थे और ये जो सैनिक होते थे वे उन्हें सहायता करते थे। आप कह सकते हैं कि इन्हें अल्टरनेट मिलिट्री के रूप में रखा गया था, अल्टरनेट सैनिक के रूप में इन्हें रखा गया था। अब देखा जाए तो जैसे जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु थी, इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार होता है, तो वो वही कार्य करता है कि जैसे बदायूं में वो अपना प्रशासन या आप कह सकते हैं इल्तुतमिश वहाँ का प्रशासनिक विभाग का अधिकारी था या प्रशासन करता था वहाँ। आप कह सकते हैं कि एक छोटे अधिकारी या एक छोटा सा साम्राज्य था, उसका वो राजा होता था। होने के साथ साथ वह वहाँ पे प्रशासन करता था और वहाँ के भू राजस्व वसूलता था। इस वजह से और देखा जाए तो जब वक्त ज़रूरत पड़ती थी तो वो कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सैनिक सेवा सहायता प्राप्त करता था या प्रदान करता। एकता व्यवस्था का तात्पर्य ये था। ये एक प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था है। यहाँ आप लिख दे रहे हैं। क्या था? प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था। एकता व्यवस्था को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक एवं भू राजस्व व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या लिखा गया है। क्या बताया गया? दूसरा पॉइंट बताया गया है केंद्र पर एक बड़ी सेना रखता था। देखा जाए तो इल्तुतमिश के समय ही केंद्र में एक बड़ी सेना रखी जाती थी। इसके पहले देखा जाए तो केंद्र में बड़ी सेना नहीं रखी जाती थी। इन्होंने एक ही ये महत्वपूर्ण कार्य किया था। अगला पॉइंट बताया गया है, आपको अगला पॉइंट दिया गया है, एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। आखिर ये सामंतवादी व्यवस्था क्यों समाप्त की जा रही थी? इनके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि ये व्यवस्था समाप्त की जा रही थी? देखा जाए तो इनके कार्यकाल में जब ये शासक बनते हैं तो सामंतवादी व्यवस्था ये होती है। सामंतवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि जो बड़े ज़मींदार होते हैं, आप कह सकते हैं बड़े काश्तकार होते हैं, वे किसानों को अपनी ज़मीन दे देते थे, वे उनसे अधिक कर वसूलते थे। इन सब व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य में ये सामंतवादी व्यवस्था इस वजह से समाप्त करना चाहे। जो बड़े ज़मींदार होते थे वे किसानों को कम करों पे अपनी ज़मीन दे देते थे और उनसे अधिक कर वसूलते थे। इसी वजह से ये व्यवस्था समाप्त करना चाहते थे। और उसके बाद उन्होंने बताया कि साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने का एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया। देखा जाए तो और उन्हें जो साम्राज्य में दूरस्थ भाग होते थे
आप कह सकते हैं कि जैसे जो कोई भी एकता होता था वो अपने साम्राज्य से काफ़ी दूर होने की वजह से आप कह सकते हैं एकता का मतलब होता है कि साम्राज्य का एक अभिन्न अंग। जैसे यहाँ कोई राजा शासन कर रहा था, ये विजिट करके कोई जैसे यहाँ कोई साम्राज्य है, यहाँ विजिट करता था, तो यहाँ पे दूसरा या एक कोई अधिकारी या वो एक सैनिक को दे देता था एकता के रूप में। वो उसका यहाँ प्रशासनिक देख-रेख करता था और यहाँ से जो राजस्व प्राप्त होता था, वो राजा को देता था और वक़्त पड़ने पे जो यहाँ सैन्य व्यवस्था होती थी, वो राजा की सहायता के लिए भेजा जाता था। इन सबको एक साथ रखने के लिए एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, संयुक्त साधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया, उसने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ा। देखा जाए तो उन्होंने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही राजा बनता था, ये पहले से प्रथा चली है, लेकिन इस प्रथा को उन्होंने तोड़ा। क्यों तोड़ा, आखिर देखते हैं इसका क्या कारण। देखा जाए तो उसने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र के चयन की सामान्य प्रथा को तोड़ा। आखिर क्यों तोड़ा, देखा जाए तो देखा जाए इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र था। देखा जाए तो इल्तुतमिश का सबसे बड़ा पुत्र जो नासिरुद्दीन महमूद था, एक योग्य उत्तराधिकारी होता, परंतु 1229 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इल्तुतमिश के मन में ये एक सवाल उत्पन्न होता है कि वह अगला अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया जाए। देखा जाए तो उसका जो दूसरा पुत्र था फिरोज, वह एक अयोग्य एवं अभिलाषी प्रवृत्ति का था। इस वजह से वो उससे शासक न बना के वह अपनी पुत्री रजिया सुल्तान, आप कह सकते हैं रजिया को अगला सुल्तान नियुक्त करते हैं। इसी वजह से इस प्रकार देखा जाए तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त किया। कौन सा, जो उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का है, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र को हटा दिया। हटाना उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि और बाकी जो उसके अन्य पुत्र थे वे काफ़ी छोटे-छोटे थे, वे दिल्ली की बागडोर उस समय संभालने में अक्षम थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी पुत्री रज़िया सुल्ताना को अगला सुल्तान नियुक्त करते हैं। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासक नियुक्त होती है। और अगला लिखा गया है, अगला पॉइंट आपको बताया गया है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। वो लाहौर के स्थान पर किसको राजधानी बनाते हैं, दिल्ली को। पहले देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो वो लाहौर को राजधानी बनाता है, जबकि इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी के रूप में दिल्ली को राजधानी के रूप में बनाया, राजधानी के रूप में दिल्ली को बनाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपको बताया गया है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक हैं। देखा जाए तो ये इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी किताब किसने लिखी है। तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे, मिनहाज-उस-सिराज। कौन है, मिनहाज-उस-सिराज ने इल्तुतमिश के संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु तथा महात्माओं द्वारा विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। तबकात-ए-नासिरी के जो लेखक हैं मिनहाज-उस-सिराज ने, उन्होंने बताया कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा दोबारा कोई शासक नहीं हुआ जो धर्मपरायण हो, दयालु हो और महात्माओं और विद्वानों का सम्मान करता हो। इस वजह से उनको ये याद रखिएगा, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन है, मिनहाज-उस-सिराज हैं। अगला पॉइंट आपको बताया गया है कि अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। कब होती है, अप्रैल 1236 ईस्वी में। एक बार फिर से देख लेते हैं, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था के प्रारंभ किया था। देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार एकता व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। एकता व्यवस्था का तात्पर्य कह सकते हैं कि प्रशासनिक एवं भू-राजस्व व्यवस्था होता है। और दूसरा बताया गया था, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इन्होंने केंद्र में बड़ी सेना रखने की प्रथा प्रारंभ की। और अगला पॉइंट बताया गया है, एकता संबंध कपड़े भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था। देखा जाए तो उस समय जो भारतीय समाज में सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी कि जो बड़े-बड़े ज़मींदार होते थे वे किसानों को अपनी भूमि दे देते थे और उनसे वे अधिक कर वसूलते थे। इन प्रथा को वो समाप्त करना चाहते थे। कौन, इल्तुतमिश समाप्त करना चाहते, ताकि जो साम्राज्य के दूरस्थ भाग हैं, जिससे जो साम्राज्य के दूर-दूर भाग हैं, उनके साथ केंद्र के सीधे संबंध हो सकें और उन्हें संयुक्त किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगला पॉइंट बताना है, ज्येष्ठ पुत्र की प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करने की प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। साथ ही उन्होंने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। और अगला पॉइंट आपको बताया गया है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन है, मिनहाज-उस-सिराज ने बताया कि दिल्ली में ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं पैदा हुआ या दूसरा शासक नहीं हुआ जो आप कह सकते हैं कि धर्मपरायण रहा हो, दयालु रहा हो और महात्मा एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला रहा हो। ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं था इतना दयालु। आखिरी पॉइंट बताया गया है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।